आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम लोगों का ये बीपीएससी मेंस का क्लास आज से एकदम शुरू हो रहा है। इस पहली क्लास के अंतर्गत हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि एक एक पार्ट को कवर करते चलेंगे तो आपको आसानी लगेगी, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को करना भी आपके लिए आसान रहेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्लास के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट को बीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए, मेंस के पेपर को पढ़ना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही आनंददायक भी होता है। तो आप देखते चलेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, कैसे जानते पिरोया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे सारी चीज़ों को इंटर कनेक्ट किया जाता है। बस मेरी एक आपसे जानते आप लोगों से आग्रह रहेगा कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते रहें, ताकि आपको पता चले कि किस चैप्टर से क्या पूछा। वैसे तो मैं अभी लिखवा दूंगा किस चैप्टर से जानते हैं क्या क्या प्रश्न सामान्यतः पूछा गया है, क्या पूछा जाता है। जैसे 66 बीपीएससी में जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मैं डिस्कस करूंगा और लगभग हर चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो सीधे किसी चैप्टर से नहीं होते हैं, उनमें एप्लीकेशन होता है, अर्थात वो एक तरीके से अनुप्रयोगात्मक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 65th बीपीएससी में कोविड-19 को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, बाढ़ और सूखे के प्रबंधन में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका को पूछा गया 65th में। 66th बीपीएससी में भी आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग पर बात की गई। 66th बीपीएससी में भी कोविड को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, मतलब डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि टॉपिक से सवाल आए। टॉपिक से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अर्थात ये रिजिड होकर के नहीं चलना है कि सब टॉपिक, हाँ, लेकिन टॉपिक को छोड़ना नहीं, क्योंकि जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे इंटरकनेक्टेड है। और कई बार करंट के मुद्दे को भी आधार बना करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को हर प्रकार की चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, हर प्रकार की चीज़ों के लिए अपने मेंटल मेकअप को बनाकर रखना होगा, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी बहुत ही बेहतर रखना होगा। तो इस नाते जानते हैं आप सभी चीज़ों को समझते हुए आसानी से जानते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए नए पेज पर बिल्कुल शुरुआत करिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम लिखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं तकनीकी या विज्ञान एवं तकनीक। आप सभी लोग जानते हैं 4 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 क्वेश्चन करना होता है, 2 क्वेश्चन करना होता है। इसमें 2 क्वेश्चन करना होता है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 क्वेश्चन जानते हैं करना रहता है। अब आपके जो मेंस के सिलेबस का व्यू है कि विज्ञान और तकनीकी का अनुप्रयोगात्मक पक्ष पूछा जाता है, अर्थात जो सिलेबस है आपका उसमें तो जानते हैं एक सिंपल बात लिखी गई है कि विज्ञान और तकनीकी के अनुप्रयोगात्मक पक्ष, उपयोग वाले पक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ विशेष चैप्टर से जानते हैं क्वेश्चन रहते हैं, वो अनुभव से ही जाना जा सकता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि कौन कौन सा चैप्टर है जानते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिछले जानते हैं अगर 10 से 12 वर्षों का बीपीएससी का एग्ज़ाम देखा जाए तो मैं चैप्टर लिखता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं
जहां से क्वेश्चन पूछा गया, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं, मिसलिनियस होते हैं, विविध होते हैं, अर्थात एक से अधिक चैप्टर से भी उनका लिंक होता है। तो आप जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ध्यान से सुनेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये चैप्टर हैं जिसको बीपीएससी ने अभी बहुत महत्व दिया है। विज्ञान एवं तकनीक, इसमें देखिए ये चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी। पिछले कई वर्षों से लगातार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 66 बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये चैप्टर है जो लगातार बीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ रही है। अगर इस चैप्टर को आपने तैयार कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो एकदम सही हो जाएगा। बाकी एक से अधिक क्वेश्चन भी पूछने की परंपरा है। कम से कम एक सवाल तो हर साल पूछा गया, 63 में भी, 64 में भी, थोड़ा सा लिंक करते हुए 65वीं में भी, और 66वीं में 66 में 2 क्वेश्चन यहां से पूछा गया। तो ये अंतरिक्ष तकनीक, पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं फिर मैं विश्लेषण करता चलूंगा। अंतरिक्ष तकनीक, यहां से जानते हैं पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना ज्यादा है वो बायोटेक्नोलॉजी से, क्योंकि पिछले कई साल से सीधे बायोटेक से सवाल नहीं पूछा गया है। यद्यपि बायोटेक से ही कोविड-19 रिलेटेड क्वेश्चन 66 में भी पूछा गया और 65th में भी पूछा गया। तो दूसरा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी, जैव तकनीकी। तीसरा जानते जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको बहुत ध्यान देना है, टेलीकॉम और आईटी, दूर संचार और सूचना तकनीकी। टेलीकॉम एंड आईटी, दूर संचार एवं सूचना तकनीकी, ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक लिखेंगे आप, चौथा टॉपिक लिखेंगे आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीकी। चूंकि बीपीएससी में एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके नाते नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीकी। नाभिकीय तकनीकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेलीकॉम एंड आईटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसको नोट करें फिर अगले पेज पर लिखते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नोट करें। इसके बाद देखिए 5वां चैप्टर डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस से इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजन है कि भारत में रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण पर फोकस किया जा रहा है और भारत अब हथियार खरीदने के बजाय हथियार बेचने भी लगा है। ऐसे में इसकी भूमिका को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन अपने नेचर से पूछे जाते हैं। रक्षा तकनीकी या रक्षा तकनीक, छठा एनर्जी का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी जानते हैं बीपीएससी में पूछा जाता रहा है। 7वां इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट एंड पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और 8वां है हेल्थ टेक्नोलॉजी या हेल्थ,
स्वास्थ्य है, इसको भी नोट करें आप, ये स्वास्थ्य तकनीकी या स्वास्थ्य। और एक चैप्टर हम लोग रखेंगे एमर्जिंग का, लेकिन बीपीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता उस नजरिए से, कोई टॉपिक पढ़ाने की बाध्यता यहाँ नहीं है। यहाँ जो करंट के संदर्भ बने हुए हैं उसके अनुसार क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसके अनुसार हम लोग फ्रेमिंग करते रहेंगे, कुछ कंसेप्ट भी समझते रहेंगे और क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी करते रहेंगे। और 9वां ये लास्ट टॉपिक है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ करके पूछे जाते हैं उनको हम लोग इसमें कवर करेंगे। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उभरती हुई तकनीक, उभरती हुई तकनीक, यही इतने चैप्टर जानते हैं हम लोगों को करना है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, ये इतने चैप्टर हैं जो बीपीएससी में अभी तक पूछे गए, ये कम से कम जानते हैं पिछले 15 वर्षों के विश्लेषण पर आधारित है। अब 66 बीपीएससी में पहले देखें कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया, किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे 66 बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से, 2 क्वेश्चन पूछा गया है स्पेस टेक्नोलॉजी से, अंतरिक्ष तकनीकी से। दो क्वेश्चन पूछा गया है अंतरिक्ष तकनीकी से। एक क्वेश्चन पूछा गया है जो है कोविड-19 से, मतलब हेल्थ वाले चैप्टर से, हेल्थ बायोटेक भी कह सकते हैं, ये जो है कोविड-19 से जो रिलेटेड, ये हेल्थ और बायोटेक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे ताकि दोनों के इंटरकनेक्शन को भी जानते हैं। 68 बीपीएससी में बहुत बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि आगे भी जानते 3 ही महीने के बाद एग्जाम है, तो जो तैयारी आप करेंगे वही आधार रहेगा। केवल कुछ जानते हैं जो करंट अफेयर इस दौरान अपडेट होगा, वो भी कितना अपडेट होगा, 2 महीने का अपडेट होगा, तो तैयारी लगभग वही रहेगी। 68 में कोई अलग से तैयारी नहीं। अच्छा, और एक क्वेश्चन जानते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी से पूछा गया, एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा गया था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछा गया। तो एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ा हुआ पूछा गया था। ये जानते हैं 4 क्वेश्चन हैं, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका भी पूछी गई थी। अब देखिए, पेपर फर्स्ट में भी कई बार टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कई बार नेशनल इश्यू से जुड़ी हुई चीज़ आ जाती है, और सेकंड पेपर में कई बार ज्योग्राफी के पार्ट में भी जानते हैं टेक्नोलॉजी के भूमिका से जुड़े हुए सवाल पूछ लेते हैं। अब जैसे इकोनॉमी में भी मेक इन इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड और थोड़ा करंट को भी ध्यान में रखते हुए। तो एक क्वेश्चन वैसे आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका। अब ये वैसे देखा जाए तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है। डिजास्टर चूंकि आपदा क्या है, बाढ़, सूखा या ये सब चक्रवात, ये सब जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड पार्ट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये मैं बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि भूमिका। तो ऐसे देखा जाए तो 66 बीपीएससी में 5 क्वेश्चन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये 5 क्वेश्चन हो गया। देखिए, 2 क्वेश्चन हो गया अंतरिक्ष तकनीकी स्पेस टेक्नोलॉजी से, एक क्वेश्चन हो गया हेल्थ से, मतलब बायोटेक्नोलॉजी या हेल्थ,
वो समझेंगे हम लोग पूरा, बल्कि पहले बायोटेक्नोलॉजी से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि बायोटेक से डायरेक्ट सवाल जानते हैं पिछले 3-4 साल से नहीं आया है, कोविड को ध्यान में रख करके आया है। अब इस साल बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और बायोटेक्नोलॉजी जो है खेती बाड़ी पशुपालन में बहुत प्रभावी भूमिका रखती रही है, और भारत ने बहुत तेजी से बायोटेक्नोलॉजी में प्रगति की है। औषधि निर्माण में आप देखेंगे, औषधियों के उत्पादन में देखेंगे तो भारत विश्व का एक प्रमुख उभरता हुआ देश है। और आप जानते होंगे कि आईटी के बाद फार्मास्यूटिकल्स में, औषधि निर्माण में भारत की भूमिका को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को इस पर थोड़ा अपनी पकड़ बनाकर रखना होगा। आईआर से जुड़ा हुआ भी मुद्दा इससे इंटर रिलेटेड है, तो इस नाते अच्छा। और ये देखिए, आप एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछा गया है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट से में पूछा गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका। अच्छा, अगर आप देखेंगे 65th बीपीएससी में, 65th बीपीएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन जानते हैं। पहले तो एक ही चीज की चर्चा करते हैं, फिर पढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे हर टॉपिक में क्या क्या आया, ताकि ज्यादा समय ना जाए, पढ़ने में भी जानते समय का उपयोग किया जा सके। मतलब मोटे तौर पर आप देखिए तो अलग अलग चैप्टर किस तरीके से अपनी भूमिका यहाँ पर लिए हुए हैं। कुछ खासकर 3 चैप्टर ऐसा है जहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, लगभग हर साल एक क्वेश्चन है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन है, और 2 भी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एनर्जी और इन्वायरमेंट से भी जानते हैं लगभग एक सवाल पूछा जा रहा है। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इन्वायरमेंट और हेल्थ, इधर जब से कोरोना का मुद्दा आया है तब से हेल्थ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पर बात कर लेंगे। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर रहा। अब मैं चूंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा समय हम लोगों का खराब ना हो, हर चैप्टर वाइज मैं पहले चीज़ों को सिखाता हुआ चलूं, फिर कई सारी चीज़ें जो इंटरलिंक करके पूछी जाएंगी, करंट से रिलेटेड है, उसको भी आपको करवाना है। तो पहले मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर करवाऊंगा और उससे रिलेटेड करंट वहीं करवा दूंगा। साथ में अगर इनसे अलग कोई चीज़ है तो उसके लिए हम लोग लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में करते चलेंगे। मतलब हर पार्ट का करंट उसी पार्ट के लास्ट में करेंगे, और कुछ जो कॉमन करंट होगा वो हम लोग जानते एक साथ कर लेंगे। तो यही रणनीति रहेगी कि जो टॉपिक से रिलेटेड करंट है उसको उसी पार्ट में फिनिश कर लिया जाएगा, और जो करंट ऐसा है जो डायरेक्ट किसी टॉपिक से नहीं है लेकिन बहुत ज्वलंत मुद्दा है, चर्चित मुद्दा है, उसके लिए जानते हैं हम लोग अलग से क्लास ले लेंगे। मतलब इस तरीके से काम होगा कि आपको कहीं बाहर से पढ़ने और जानने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले आप नोट्स को जानते हैं, कंप्लीट करेंगे तो आप, मुझे लगता है आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों का ये चैप्टर है। अब सबसे पहले तो आपको शुरुआत से समझना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है और मानव जीवन में इसकी भूमिका क्या है, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस लिखने का ढंग है वो है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, अर्थात विज्ञान और तकनीकी मानव के जीवन में या दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से इसकी भूमिका है, इसी को फोकस करके जानते पूरा सिलेबस ही बनाया गया। एक चीज ध्यान रखेंगे, बीपीएससी जीएस मेंस के सेकंड पेपर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये मुख्यतः एप्लीकेशन से जुड़े हुए पार्ट को फोकस करता है। यह एप्लीकेशन आधारित है, यह एप्लीकेशन आधारित है, एप्लीकेशन आधारित है, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, अच्छा उस पर चर्चा हो जाएगा तेजस्विन, उसकी चिंता ना करिए। यह एप्लीकेशन आधारित है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते। तो
विज्ञान एवं तकनीकी में एक लाइन लिख लेंगे, विज्ञान एवं तकनीक में अनुप्रयोगात्मक क्वेश्चन ही पूछे जाते, अनुप्रयोगात्मक क्वेश्चन ही पूछे जाते। इस नाते जानते हैं आपको ऐसी ही पकड़ बना करके चलनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा कुछ आर्टिकल पे फोकस कर दें जो आपको बीच बीच में यूज करना पड़ेगा, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए इतनी आर्टिकल को आप ध्यान रखें, भारत का संविधान, फिर देखिए भारत का संविधान, इतनी आर्टिकल को एक अलग डायरी में लिख लें। देखिए भारत के संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनको लिंक करना पड़ता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को लिखते समय, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करता है, आपके जीवन को बेहतर बनाता है, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करता है, जीवन को आसान बनाता है, साथ ही साथ सुविधाओं को, मानव जीवन की अनुकूलताओं को, मानव अधिकारों की रक्षा करता है। तो ऐसे में उससे रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ध्यान रखने की आवश्यकता है। संविधान में क्या क्या आर्टिकल हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आर्टिकल 21 आप सभी को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21 ये निजता और गरिमा का संरक्षण है, ये मानव गरिमा और निजता के संरक्षण की बात करता है। और तकनीकी से जानते निजता का कहीं कहीं तो उल्लंघन होता है, लेकिन मानव जीवन की गरिमा का संरक्षण होता है, चाहे वो टॉयलेट की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी हो, चाहे सैनिटेशन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे जानते हैं कम्युनिकेशन की हो, एनर्जी की टेक्नोलॉजी हो, या जितने भी प्रकार की तकनीकी है, ये मानव जीवन की गरिमा को, मानव जीवन की गुणवत्ता को, मानव जीवन की दक्षता को बढ़ाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ निजता वगैरह का कहीं कहीं उल्लंघन भी है कि नहीं, उसमें भी जानते हैं सारे मुद्दे। तो जैसे ये आर्टिकल 21 कहता है कि मानव जीवन की गरिमा एवं निजता का संरक्षण, ये आर्टिकल बोलता है। इसके अलावा आर्टिकल 38 कहता है राज्य कल्याणकारी होगा, भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। तो राज्य का काम होता है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का, राज्य कल्याणकारी होगा। आर्टिकल 39 कहता है संसाधनों का सबके हित में वितरण होगा। आर्टिकल 39 कहता है संसाधनों का समतामूलक वितरण होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का समतामूलक वितरण होगा। ये अपनी डायरी में ये सब आर्टिकल लिख लेना है, मैं केवल संकेत दे रहा हूं, बाकी जब चैप्टर आएगा तो इसका उपयोग सिखाऊंगा, क्या क्या चीज आपको पहले से जानना है। तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सारे मामलों में। तो कुछ दशाओं में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, कुछ दशाओं में राज्य से सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में राज्य से सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में राज्य से सहायता पाने का अधिकार है। इतना नोट करें, फिर अगले पेज पे आर्टिकल 42 गरिमा में आर्टिकल 42 क्या कहता है, काम की न्यायसंगत दशाओं की बात करता है। और काम की न्यायसंगत दशा के लिए जहाँ है वहाँ टॉयलेट होना चाहिए, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, पानी पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं
तो जानते हैं विशाखा गाइडलाइन है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। काम की न्याय संगत दशा होनी चाहिए, काम की न्याय संगत दशा होनी चाहिए। कमजोर वर्गों का संरक्षण होना चाहिए, कमजोर वर्गों का संरक्षण होना चाहिए। आर्टिकल 47। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, इसी में टीकाकरण आता है। जो अभी भारत सरकार ने सबका कोविड टीकाकरण करवाया, आर्टिकल 47 का ही पार्ट। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, मानव स्वास्थ्य, टीकाकरण, इस तरीके की चीजें इसमें। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन है, कृषि एवं पशुपालन। कृषि और पशुपालन है। कृषि और पशुपालन, नोट कर लेंगे। आर्टिकल 48A ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। बात समझ रहे हैं? ऐसे जानते हैं आर्टिकल 49 स्मारकों की रक्षा, स्मारकों की रक्षा में भी इस समय टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ताजमहल जानते हैं पीला पड़ता जा रहा है, हिमाऊ के मकबरे की सफाई किया गया है, जो है बायोडाइजेस्टर बैक्टीरिया का प्रयोग करके। तो ऐसे में आपको आर्टिकल पता होना चाहिए 49 स्मारकों की रक्षा है, स्मारक की, विरासतों की। आर्टिकल 51 ये जानते वैश्विक स्तर पर शांति सद्भाव का दायित्व है, वैश्विक स्तर पर शांति एवं सद्भाव का दायित्व है। और आर्टिकल 51E का जानते हैं 8वां भाग है, 8वां मूल कर्तव्य, 8वां मूल कर्तव्य है। ये 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक मानसिकता और मानवतावाद का संरक्षण, वैज्ञानिक मानसिकता एवं मानवतावाद का संरक्षण, एवं मानवतावाद का संरक्षण, ये 8वां मूल कर्तव्य है।
ये आर्टिकल जानते बहुत कॉमन है, ये याद रखना है आपको, ये लिंक करने के काम आएगी। तो आर्टिकल 48A 49 51, मतलब मैंने संकेत कर दिया, आपको संविधान के भी प्रावधानों को ध्यान रखना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझना है तो पॉलिटी को लिंक नहीं करना, बल्कि लिंक करने पर ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा सबको एसडीजी अपनी कॉपी में लिख लेना, अभी मैं लिखवाऊंगा नहीं। एसडीजी 17 गोल, ये आपको गोल 1 से लेकर के गोल 17 तक आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। आज ही लिख लीजिएगा मोबाइल से देख करके। ये 17 गोल जो 2015 से 2030 तक पूरी दुनिया को प्राप्त करना, ये सार्वभौमिक लक्ष्य है। ये सार्वभौमिक लक्ष्य है, सबको जानते हैं, हर देश को पूरा करना है। पूरी दुनिया के सभी देशों को यह लक्ष्य पूरा करना है, यह लक्ष्य पूरा करना है। ये सब यूनिवर्सल गोल है, ये सार्वभौमिक लक्ष्य है, यूनिवर्सल गोल है, सार्वभौमिक लक्ष्य है, ये यूनिवर्सल गोल है। ये सार्वभौमिक लक्ष्य है, यूनिवर्सल गोल है। तो ये आपको सब लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, सतत विकास लक्ष्य जो 17 हैं, 17 के 17 गोल लिख लेंगे। और जब कोई भी पार्ट जानते हैं हम पढ़ेंगे तो उसमें से जिस गोल से संबंधित होगा उस गोल को वहां इंडिकेट करेंगे। जब आप ये लिखते हैं कि फला गोल से संबंधित, तो एग्जामिनर तुरंत जान जाता है कि आपका अध्ययन व्यवस्थित है, सुविचारित है, गहरा अध्ययन है। ऐसे विद्यार्थी को जानते हैं एग्जामिनर स्वयं नंबर देना चाहता है। और ये सब बहुत छोटी छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो चीजें फोकस की गई हैं उसको भी डालने की आदत डालना है। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के जो में जो खास बातें हैं, जैसे संविधान का लक्ष्य क्या है कि नहीं, और उसके अंतर्गत क्या क्या फोकस किया गया है। भारत के संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें देखिए गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लक्ष्य दिया गया है, संविधान के लक्ष्य दिए गए। जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये संविधान का 3 लक्ष्य है। जस्टिस, न्याय, जस्टिस, इक्वालिटी, न्याय, समता और स्वतंत्रता, लिबर्टी, लिबर्टी। ये ध्यान रखना है कि संविधान में जानते हैं, यहां से हम लोग जोड़ते रहते हैं कि किसी तकनीकी से समता का लक्ष्य पूरा होगा, तो हम कहेंगे भारत के संविधान के जो 3 लक्ष्य है उसमें समता का लक्ष्य, स्वतंत्रता का लक्ष्य, न्याय का लक्ष्य। बात समझ रहे हैं? इन सबको भी और एक्सप्लेन करते चलेंगे, लेकिन इसको भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट
1948, इसको भी जानते हैं, जोड़ना है मानव अधिकारों को भी, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं वो मानव अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में भी उसमें बातें होती। तो ये यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की घोषणा 1948 में की और इसमें मानव अधिकारों को दो भागों में डिवाइड किया कि मानव अधिकार दो तरीके से प्राप्त हो सकते, और हम लोग टेक्नोलॉजी के चैप्टर को पढ़ते हुए इसको कोट करते रहते हैं। अब इसी के अंतर्गत ह्यूमन राइट की बात की गई है, इसी में मानव अधिकारों की बात की गई है। ह्यूमन राइट, ये मानव अधिकार, ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। अब देखिए इसमें मानव अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है, इसमें मानव अधिकारों को दो भागों में बांटा गया। ह्यूमन राइट को देखिए हम लोग शार्ट में ऐसे लिखते हैं, ये चार, इसमें ह्यूमन राइट को दो भागों में बांटा गया है। पहला, फ्रीडम फ्रॉम मिनिमम वांट्स, जो न्यूनतम जरूरतों से मुक्ति दिलाए ऐसे अधिकार, और दूसरा फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो भय से मुक्ति दिलाए। तो फ्रीडम फ्रॉम मिनिमम वांट्स, फ्रीडम फ्रॉम मिनिमम वांट्स, न्यूनतम जरूरतों से मुक्ति, न्यूनतम जरूरतों से मुक्ति, और दूसरा फ्रीडम फ्रॉम फियर। अगर ये दो चीजें संभव हो जाए तो समझिए मानव अधिकार संभव हो गया। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, भय से मुक्ति, न्यूनतम जरूरतों से मुक्ति और भय से मुक्ति। अब न्यूनतम जरूरत क्या है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और इंटरनेट, ये मानव की न्यूनतम जरूरत है। एक तो इससे मुक्ति हो जाए, और दूसरा जानते हैं यहां पर लॉ ऑर्डर है, आपकी सुरक्षा, रक्षा, ये रक्षा और सुरक्षा, सामान्यतः आप लॉ ऑर्डर के माध्यम से जानते हैं इसे। तो जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो रक्षा सुरक्षा करने में भी सक्षम है, और साथ ही वो न्यूनतम जरूरतों को भी उपलब्ध कराने में उसकी भूमिका है। तो समझना पड़ेगा कि कहां कहां से। तो ये इतने लिंक आप ध्यान में रखेंगे, इनको भी हम लोग कोट करते रहेंगे कि मानव अधिकारों के किस घोषणा को पूरा करता है। और क्वेश्चन भी रिलेटेड पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, या मानव अधिकारों के संरक्षण में कैसे सहायक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि अंतरिक्ष तकनीकी, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। बहुत देखिए सिंपल सवाल है, अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, मानव अधिकारों के संरक्षण में ये कैसे सहायक है।
मानव अधिकारों के संरक्षण में यह कैसे सहायक है, चर्चा कीजिए। कैसे सहायक है, चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन आ गया कि अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, मानव अधिकारों के संरक्षण में यह कैसे सहायक है, चर्चा कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अगर आपको मानव अधिकार ब्रीफ में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे कि भाई लेकिन जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। कृषि के क्षेत्र में तो फसल, क्रॉप्ड एरिया, नॉन क्रॉप्ड एरिया, फसल में होने वाले कोई ह्रास है, उसकी पहचान में अंतरिक्ष तकनीकी कैसे सहायक है कि नहीं। भूगर्भ जल का स्तर है, उपग्रहों के माध्यम से जमीन के नीचे पानी, नदियों में पानी, या जानते हैं पानी का जो लीकेज है, फसल का क्षेत्र है, फसल में भी कौन कौन सी फसल लगाई गई है, आंधी तूफान चक्रवात से कितना नुकसान हुआ, ये सब एस्टिमेट किया जाता है। इसका मतलब है कि उत्पादन पर भी इसकी निगरानी, मतलब भोजन से संबंधित हो गई, जल से, जल जमीन के नीचे कितना है, सतह के ऊपर कितना है, वायुमंडल में कितना है, बरसात होगी कि नहीं होगी, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी ही बताता है। इसका मतलब ये पेयजल की भी निगरानी करता है। इसके अलावा वायु प्रदूषित है नहीं है, सैटेलाइट के माध्यम से पता चल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों में, अच्छा पढ़ाई में हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसमें इंटरनेट की भूमिका, और इंटरनेट सैटेलाइट पर आधारित है, तो इसका मतलब यहाँ पर पढ़ाई में भूमिका है। दवाई में भी जानते बहुत दूर से आप, बहुत आजकल तो अधिकतर जानकारी आप मोबाइल पे प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारे जानते हैं ऑनलाइन आप जो है डॉक्टर से परामर्श ले लेते हैं। अब तो ऑनलाइन ऑपरेशन तक संभव हो गया है। टेलीमेडिसिन का कार्यक्रम बहुत चर्चित कार्यक्रम है। इसका मतलब दवाई, मतलब रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई सब संबंधित हो गया, और सुरक्षा भी संबंधित है। इसका मतलब हाँ, ये मानव अधिकारों के संरक्षण की तकनीक है। लेकिन अभी जब पढ़ाते हुए चर्चा करेंगे तब इस पे बात करेंगे। हाँ, इन शब्दों को भी बताएंगे, ये शब्द क्या मतलब रखते हैं, चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए। लेकिन टॉपिक पढ़ाते हुए ही जानते इन सब की चर्चा करेंगे, और इसके लिए अलग से एक क्लास अलग से लेंगे। तो ये बात समझ रहे होंगे। अब देखिए, ध्यान सुनना है, इतनी चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है। अब पहले मैं बेसिक्स पे चर्चा कर दूं, तो आप हेडिंग डालिए, बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिक्स ऑफ, पहले शब्दों से परिचित हो जाए ना, जब शब्द से परिचित हो जाएंगे तो लिखना वैसे आसान हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी के आधारभूत समझ, विज्ञान एवं तकनीक की आधारभूत समझ। विज्ञान और तकनीकी की एक आधारभूत समझ होनी चाहिए। जैसे आपको फीलिंग होनी चाहिए कि साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, इनोवेशन क्या है, डिस्कवरी क्या है, इन्वेंशन क्या है, ये सारे शब्द क्लियर होने चाहिए आपके। अब इसमें मैं देखिए इतने शब्द क्लियर करूंगा, पहले बना लें। देखिए, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, ये देखेंगे। टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीक क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, अभियांत्रिकी क्या है, डिस्कवरी क्या है, खोज क्या है, इन्वेंशन आविष्कार क्या है, आविष्कार क्या है, नवाचार क्या है। पता चला हमको शब्द का ही पता नहीं है। नवाचार क्या है कि नहीं। तो ये सारी चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, डिस्कवरी क्या है, इन्वेंशन क्या है। अच्छा, मशीन क्या है,
डिवाइस क्या है, मशीन क्या है, डिवाइस क्या है, यंत्र क्या है। इतने शब्दों को पहले समझ लिया जाए, पहले इतने शब्द क्लियर किए जाएं कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, डिस्कवरी क्या है, इन्वेंशन क्या है, इनोवेशन क्या है, मशीन क्या है, डिवाइस क्या है, इनको समझेंगे हम लोग। तो इसको जरा देखेंगे। अब इसमें जानते एक एक शब्द को डिकोड किया जाए, एक एक शब्द को समझा जाए कि भैया क्या है साइंस, क्या है टेक्नोलॉजी, क्या है इंजीनियरिंग। आप सबने नोट कर लिया होगा। अब इसमें सबसे पहले शब्द पर आए, व्हाट इज साइंस। पहला शब्द है भैया साइंस। जरा ध्यान से सुनेंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा लेकिन दोबारा इसको एक बार ध्यान से समझना है, क्योंकि जो शब्द है उसी से जानते फीलिंग पैदा होती है। अगर शब्द की सही समझ रहेगी तो निश्चित रूप से जानते हैं आप अच्छे से उस चीज को महसूस करने लगेंगे। अच्छा एक चीज और है, इससे भी जैसे कुछ बेसिक चीजें भी है ना, जैसे साइंस डे, ये सब भी जहां कहीं जरूरत रहे ना वहां डालना है, क्योंकि एग्जामिनर उससे जानता है आप अवेयर हैं, आपका अवेयरनेस ही चेक किया जाए। जैसे साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। अच्छा स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है बताइए, 29 जून को मनाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को। इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है, इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। या मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, मैथ डे, ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टार्टअप्स डे, यही नवाचार दिवस भी है, स्टार्टअप्स डे, ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये 16। अच्छा इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, सब पता होना चाहिए। मतलब जितने टॉपिक हैं उससे रिलेटेड चीज पता होना चाहिए, मतलब कॉमन चीज पता है तो एग्जामिनर पे विशेष प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये साधारण कोई स्टूडेंट नहीं है, हर महत्वपूर्ण चीज जान रहा है। इन्वायरमेंट डे ये 5 जून को। मतलब ऐसे कुछ कॉमन चीजें भी पता होनी चाहिए, ऐसी कॉमन चीजें ही पता होना चाहिए। ये सब भी जानते, मेंस में लिखते समय अगर आप इंडिकेट करते हैं तो एग्जामिनर जानता है कि आप अवेयर हैं, और जो स्टूडेंट जितना अवेयर है मार्क्स उसको उसी हिसाब से मिलता है। ये सब कहीं ना कहीं डालने की जरूरत होती है, जब क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाता है तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि सीरियस विद्यार्थी है, स्टूडेंट बहुत गहरा है। ये विज्ञान दिवस है, सांख्यिकी दिवस है, अभियांत्रिकी दिवस है, गणित दिवस है, स्टार्टअप दिवस है, इंजीनियरिंग दिवस है। अच्छा इसके अलावा जानते हैं भारत सरकार ने 2 बड़े शब्द का प्रयोग किया है। ये 2010 से 2020 को ये इनोवेशन डिकेड घोषित किया गया है।
मतलब घोषित किया गया था, अब तो खत्म हो गया, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नवाचार दशक था। और मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि नवाचार दशक में किए गए नवाचारों पर चर्चा कीजिए, ना आपको नवाचार दशक मालूम, ना आपको उस दौरान के नवाचार मालूम। ये नवाचार दशक था भारत में। भारत में नवाचार दशक था। इसी के लिए हैकाथन बोलते समय थोड़ा गड़बड़ हो गया, हैकाथन ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। जैसे मैराथन होता है वैसे हैकाथन, बात समझ रहे हैं? तो ये 2010 से 2020 नवाचार दशक था भारत में, और 2021 से 2030 ये टिकेड है भारत में, ये टिकेड है। ये टिकेड घोषित किया गया है। टेक्नोलॉजी डिकेड को ही टिकेड कहा जाता है। टेक्नोलॉजी डिकेड, तकनीकी दशक, ये जानते हैं इसी को, उसको भी बताएंगे हैकाथन क्या। हैकाथन ऑनलाइन जानते हैं, ऑनलाइन जानते हैं, खोज है, ऑनलाइन आविष्कार है, चर्चा करेंगे हैकाथन पे। ये जानते हैं भारत में 2021 से 2030 को टेक्नोलॉजी डिकेड घोषित किया गया है, तकनीकी दशक घोषित किया गया, तकनीकी दशक घोषित किया गया, घोषित किया गया है। तो ये सब पता होना चाहिए, तभी आप जानते हैं आसानी से चीजों को समझेंगे। और नहीं तो इन सब शब्दों का, मान लीजिए टिकट पे ही सवाल आ गया कि भारत टिकट का क्या अर्थ है, और भारत सरकार के इस संदर्भ में तैयारियों पर चर्चा कीजिए, या नीति आयोग के प्रयास पूछा जा सकता है इकोनॉमी में। तो शब्द से परिचित होना बहुत जरूरी है। अब चलिए मैं और शब्दों से परिचित करवा दूं। ये क्लास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी, लेकिन जानते बेहद आवश्यक है। पढ़ाना तो आसान होता है टॉपिक को, मेंस में पढ़ाना मुद्दा नहीं है। क्या आप उन सारी चीजों को पकड़ पा रहे हैं जिससे मटेरियल बनाएंगे? जैसे किचन में जाके तुरंत खाना नहीं बनाया जाता, पहले मटेरियल तैयार किया जाता, सब्जियां काटी जाती हैं, मसाले इकट्ठा किए जाते हैं, आटा चावल दाल सब इकट्ठा किया जाता है, तब आप जानते खड़े होकर के बनाना शुरू करते हैं। उसी तरीके से मेंस के लिए सब मटेरियल है। मुझे लगता है आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, और बीच बीच में रिस्पॉन्स भी करते रहें ताकि ये पता चले कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। वैसे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं आप सब लोग, ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले साइंस। देखिए साइंस साइंसिया वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड, ये साइंसिया से बना हुआ है। साइंसिया से बना हुआ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए साइंस जानते हैं साइंसिया शब्द से बना हुआ है, और साइंसिया लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना। इसका अर्थ होता है जानना,
और जानने को ही जानते हैं यूरोप में क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। देखिए ध्यान से सुनना है, ये साइंस साइंसिया शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। लेकिन आप जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, देखिए आप ब्लू पेन से भी डायग्राम बना सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख लीजिए, मतलब जिस पेन से समानतः लिखिए उसके विपरीत दूसरे पेन से आप डायग्राम बनाइए। और दो ही पेन यूज करना, या तो ब्लू या तो ब्लैक। आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं और ब्लू से डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं श्वेता, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, एकदम घबराना नहीं। अच्छा है क्योंकि ब्लैक भी जानते हैं अच्छा लगता है, ब्लू भी अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगता है। और दोनों जानते रोज जब लिखे तो साफ सुथरा लिख करके देखें आप। राइटिंग तो थोड़ा साफ दिखनी चाहिए, थोड़ा सौंदर्य हो तो और अच्छा है क्योंकि आकर्षण होता है उससे। तो जानना या ज्ञान, अब ध्यान से सुनेंगे, लेकिन आप स्वयं देखिए ये जो ज्ञान शब्द है ये वस्तुओं को जानना ज्ञान है। हमारे देश में ज्ञान का दूसरा अर्थ है, हमारे देश में स्वयं को जानना ज्ञान है और स्वयं को जानने वाला ज्ञानी कहलाता है। लेकिन पश्चिम में ज्ञान का मतलब होता है वस्तुओं को जानना। पश्चिम के लोग कभी स्वयं को जानने का प्रयास ही नहीं किए। वस्तुओं को जानना मेटेरियलिस्टिक वर्ड है, वो भौतिकवादी दुनिया है पश्चिम में। हम लोग कहते हैं पूरी दुनिया परिवार है, वो कहते हैं पूरी दुनिया बाजार है। बहुत अंतर है। हैंड राइटिंग जानते हैं साफ सुथरी रखनी है, एकदम अच्छी अपने आप हो जाएगी। खाली साफ सुथरी रखने की शुरुआत कर दीजिए, निर्णय ले लीजिए कि मैं अच्छा करूंगा, अपने आप अच्छा होने लगता है इस भाव के साथ ही। अब देखिए पहले ये समझ ले इस शब्द को, आप वैसे जानते हैं लेकिन मुझे तो हर चीज बताना है। देखिए साइंस साइंसिया वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। लेकिन ये जानना अगर यही सेम अर्थ होता तो इसका अनुवाद क्या होना चाहिए था बताइए? ज्ञान होना चाहिए था। लेकिन इसका अनुवाद ज्ञान नहीं है, क्या है बोलिए? विज्ञान है। इसका मतलब है कि यह एक अलग तरीके का ज्ञान है। तो ये कौन सा ज्ञान है? ये वस्तु ज्ञान है, ये वस्तु ज्ञान है, ये ऑब्जेक्ट नॉलेज है, ये ऑब्जेक्ट नॉलेज है। अर्थात वस्तुओं को जानना ज्ञान कहलाता है। पश्चिम में जानते सॉरी वस्तुओं को जानना विज्ञान कहलाता है। पश्चिम में वस्तु को जानना ही विज्ञान कहा जाता है। या मनुष्य को भी जानना तो वस्तु की तरीके से कि लीवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करता है, मस्तिष्क कैसे, अरे हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग काम करता है, हर व्यक्ति का किडनी अलग काम करता है, हर व्यक्ति का लीवर अलग काम करता है। लेकिन पढ़ाते समय लीवर ऐसे काम करता है, किडनी ऐसे काम करता है, आरबीसी ऐसे काम करता है, डब्ल्यूबीसी ऐसे काम करता है, एकदम वस्तु की तरह पढ़ा दिया जाता है। और बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ के कहते हैं हाँ सर लीवर ऐसे काम करता है। अरे वो लीवर का सामान्य कार्य है, किसी के शरीर में मत समझ लीजिएगा, हो सकता है किसी के शरीर में दूसरे ढंग से काम कर रहा हो। वस्तु बना के पढ़ाया गया है कि आम का पेड़ ऐसा होता है, उसमें फल मीठा होता है, दूसरे आम का खट्टा होता है। तो आप कहेंगे अलग अलग, तो यही जानते हैं वस्तु के रूप में पढ़ाया जाता है कि आम मीठा होता है, अनार मीठा होता है, अनार खट्टा भी हो सकता है, लेकिन वस्तु बना करके ही उसको प्रस्तुत। तो देखिए वस्तु का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान क्या है? वस्तु ज्ञान है। तो ये जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो जानते हैं विज्ञान वस्तु का ज्ञान है। वस्तु के अंदर जो तमाम प्रकार के गुण छिपे हुए, जैसे वस्तुओं में रासायनिक गुण पाया जाता है, वस्तुओं में तापी गुण पाया जाता है, वस्तुओं में प्रकाशी गुण पाया जाता है, वस्तुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है, वस्तुओं में कंडक्टिविटी चालकता का गुण पाया जाता है। इन सब का अध्ययन विज्ञान है। विज्ञान वस्तु का ज्ञान है। अब वस्तु जानते भौतिक होगी तो उसके भौतिक गुणों की बात होगी, जैविक होगी तो जैविक गुणों की बात होगी। तो विज्ञान वस्तु का ज्ञान है। अब देखिए वस्तु के अंदर बहुत सारे गुण छिपे होते हैं।
वस्तु के अंदर बहुत सारे गुण छिपे हैं। जैसे वस्तु के अंदर रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, चुंबकीय गुण है, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज है, थर्मल प्रॉपर्टीज है, तापीय गुण है, जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, प्रकाशीय गुण है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज है। मास है तो ग्रेविटी होगा, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हो सकती है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज हो सकती है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। मतलब वस्तु में जितने गुण हैं यही अध्ययन विज्ञान कहलाता है। जैसे कोयले में जैसे कोयले का अध्ययन करते हैं तो कोयले में तापीय गुण है तो उससे ऊर्जा बना लेते हैं, लेकिन उसी कोयले के अंदर उसकी संरचना बदल करके आर्टिफिशियल हीरा बना लेते हैं, ग्रेफाइट बना लेते हैं, ग्राफीन बना लेते हैं, टच स्क्रीन जिससे मोबाइल वगैरह, या कार्बन नैनो ट्यूब बना लेते हैं, है कि नहीं, या आप जानते हैं फ्लोरीन बना लेते हैं, बहुत सारी चीज बना लेते हैं। तो ये विज्ञान का मतलब वस्तु का ज्ञान, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है, यद्यप सारे लोग उसमें नहीं जुड़े रहे होंगे। जैसे विज्ञान, जब भी विज्ञान पूछा जाए तो ये वस्तु का ज्ञान है या वस्तु में छिपे हुए गुणों का ज्ञान है, वस्तु का ज्ञान। अब वस्तु का व्यवस्थित है, क्रमबद्ध ज्ञान है, वो सब अलग बात है, ये वस्तु का ज्ञान। और स्पिरिचुअलिज्म, ये मानव चेतना का ज्ञान, अध्यात्म ये मानव चेतना का ज्ञान है, मानव के चेतना का ज्ञान है, मानव के समझ का ज्ञान, मानव की चेतना का ज्ञान है। मानव की चेतना के ज्ञान को अध्यात्म कहा जाता है, वस्तु के चेतना के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। मानव के अंदर कैसी चेतना है, कैसा अनुशासन है, कैसा धैर्य है, कैसी ईमानदारी है, कैसी जानते हैं अंतरात्मा है उसकी, करुणा है, सहानुभूति है, समानुभूति है, ये सब आध्यात्मिक पहलू है। लोग कहते हैं ना बड़ा आध्यात्मिक है, अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता, धर्म का मतलब ही होता है, भाई धर्म किसे कहा जाता है, जो स्वयं को जगा दे, स्वयं को रूपांतरित करने की व्यवस्था जानते हैं धर्म है। लेकिन धर्म में कर्मकांड का प्रयोग होता है, उसके लिए रास्ते हैं। लेकिन अध्यात्म क्या, अध्यात्म मानव की चेतना। जैसे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए, अगर नियम से आप पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को आप पूरे करते हैं, आप स्टूडेंट होने का जानते सही पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप आध्यात्मिक माने जाएंगे, है कि नहीं। जब आप अनुशासनबद्ध हैं, ईमानदार हैं, जब आपके अंदर दक्षता है, कुशलता है, कार्य कौशल है, तो आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए। आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक लोग रहे जो धार्मिक लोग नहीं रहे। अब देखिए, वस्तु में छिपे हुए गुणों का ज्ञान जानते हैं, वस्तु में छिपे हुए गुणों का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। मतलब वस्तु की चेतना का ज्ञान, वस्तु की चेतना का ज्ञान है, ऑब्जेक्ट नॉलेज है। और यही वस्तु में छिपी हुई चेतना को मानव के लिए उपयोगी बना देने वाली व्यवस्था तकनीकी कहा जाता है। तकनीकी क्या है, विज्ञान के व्यवहार को तकनीकी कहा जाता है। तकनीक विज्ञान के व्यवहार को, विज्ञान के व्यवहार को तकनीक कहा जाता है, तकनीक कहा जाता है। जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसे टेक्नोलॉजी कहा जाता है।
अर्थात विज्ञान का ही व्यवहार, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज टेक्नोलॉजी, विज्ञान के व्यवहार को तकनीकी कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज टेक्नोलॉजी, विज्ञान के व्यवहार को तकनीकी कहा जाता है। विज्ञान के व्यवहार को तकनीकी कहा जाता है। अर्थात जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाए, जैसे मैंने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी, तो जब अंतरिक्ष मानव की जरूरतों को पूरा करने का साधन, भाई विज्ञान का व्यवहार तकनीकी है, और व्यवहार, विज्ञान का व्यवहार क्या है? जब विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाए। यहां लिख लेंगे आप, जब विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, तो तकनीकी कहलाता है, तो तकनीक कहलाता है। जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, यही व्यवहारिक पक्ष है। जब विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, तो उसे तकनीकी कहा जाता है। जब विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, तो तकनीकी कहलाता है। मतलब विज्ञान का व्यवहार तकनीकी है, और तकनीकी जानते हैं मानव की जरूरतों को पूरा करने का साधन है। अब देखिए, ये विज्ञान का व्यवहार है। गांधी जी ने कहा था, बिना मानवता के विज्ञान बेकार है, बिना चरित्र के ज्ञान बेकार है, बिना नैतिकता के व्यवसाय बेकार है। 7 प्रकार के पाप की चर्चा की थी। तो विज्ञान का व्यवहार तकनीकी कहलाता है। अर्थात जब विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, जब अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का मतलब समझ होती है, वस्तुगत समझ होती है, तो जब अंतरिक्ष विज्ञान मनुष्य की जरूरतों का पूरा करने का साधन बन जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी। जब बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल साइंस मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाए तो बायोटेक्नोलॉजी। जब इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाए तो आईटी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग चैप्टर का नाम रखा गया है। जैसे हमने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे हमने कहा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जैसे हमने कहा बायोटेक्नोलॉजी, जैसे हमने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बस क्या है, ये जैसे अंतरिक्ष मानव की जरूरतों को पूरा करने का साधन, अंतरिक्ष विज्ञान जब मानव की जरूरतों को
पूरा करने का साधन बन जाता है। पूरा करने का, जब अंतरिक्ष विज्ञान जब मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो स्पेस टेक्नोलॉजी। नाभिकीय विज्ञान जब मनुष्य की जरूरत, तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब आप पढ़ते हैं उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके अंदर न्यूट्रॉन से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं वो जब मनुष्य की जरूरतों को पूरा, जिसमें परमाणु ऊर्जा है, परमाणु कृषि है। इसके अलावा आप जानते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बहुत सारे, जैसे न्यूक्लियर एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, वेरियस एस्पेक्ट है। जब नाभिकीय विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, जब नाभिकीय विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता तो नाभिकीय टेक्नोलॉजी। अब जब बायोलॉजिकल साइंस, जब जीव विज्ञान मनुष्य की जरूरत, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, जब जीव विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है, जब जीव विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता, पूरा करने का साधन बन जाता है, जब जीव विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी। और जब सूचना, मतलब सॉफ्टवेयर या सूचना मनुष्य की जरूरतों का, तो इस तरीके से जब विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बनता है तो उसे तकनीकी कहा जाता है। मतलब ये जान लीजिएगा कि ये जानना है कि हर तकनीकी मानव की जरूरत पूरा करती, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई, बैंडविड्थ, ऊर्जा संचार, परिवहन, रक्षा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, कहीं न कहीं कचरा प्रबंधन, कहीं न कहीं तो भूमिका होगी ही। वही पहलू आपको ढूंढना हर चैप्टर के अंदर, अर्थात हर चैप्टर में आप उन्हीं भूमिकाओं को टटोलेंगे और उन्हीं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, उन्हीं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। बात समझ रहे? तो हम लोगों ने दो शब्द को समझ लिया, साइंस को भी समझ लिया कि विज्ञान क्या है, वस्तुगत ज्ञान है, वस्तु में चेतना का ज्ञान, या किसी चीज को वस्तु जैसा, मतलब स्थिर जैसी जानकारी। हमने कहा कि शुक्र पर ऐसा वायुमंडल है, जैसे हमने कहा पृथ्वी पर ऐसा वायुमंडल, लेकिन पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर वायुमंडल अलग है, ध्रुवों पर अलग है, मोटाई चौड़ाई सब अलग है, लेकिन समानतः एक आइडिया ले लिया। विज्ञान में क्या होता है, एक वस्तुगत जानकारी होती है, एक जैसी जानकारी होती है, जैसे वस्तु स्थिर होती है ऐसा मान करके अध्ययन कर लिया। यद्यप विज्ञान भी पढ़ते पढ़ते पता चलता बहुत सारा अपवाद है कि नहीं। तो यहां पर हम लोगों ने दो शब्द को समझा कि साइंस और इसी। अच्छा, अब देखिए एक तीसरा शब्द समझे। अब ये हो गया साइंस, विज्ञान, और ये देखिए टेक्नोलॉजी। अब विज्ञान को तकनीकी में बदलने की जो प्रक्रिया है इसी को इंजीनियरिंग कहा जाता है, अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग। क्या है इंजीनियरिंग? विज्ञान को तकनीकी में बदलने की प्रक्रिया। एक बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मंगलयान मिशन का वैज्ञानिक महत्व नहीं है, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता कुछ खोजना, कुछ ढूंढना, कुछ पता करना, लेकिन मंगलयान में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मंगलयान मिशन का वैज्ञानिक महत्व नहीं रहा, लेकिन इंजीनियरिंग महत्व रहा है। अभी क्वेश्चन कितना खूबसूरत था, पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं थी। अधिकतर क्वेश्चन जानते हैं
जब एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट पास कर जाता है, ये धारणा, इस धारणे को तो आप जानते हैं, धारणा ठीक नहीं है। इस धारणे में विश्वास करना छोड़ दीजिए कि पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करता है, एकदम नहीं। पढ़ने वाला भी पास कर सकता है और नहीं पढ़ने वाला भी उससे अच्छा नंबर ला सकता है, बशर्ते माइंड में बैठा लिया हो कि कहाँ क्या लिखना है, कहाँ कैसे काम कर देना, कहाँ कैसे कनेक्ट कर देना है। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा रोल नहीं, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई का ही रोल है रैंक लाने में, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि कई क्वेश्चन में तो जानते हैं कुछ पढ़ने का रोल ही नहीं होता, खाली बस कनेक्ट करना है। हाँ, कॉमन सेंस का विकास हो जाए, बेसिक चीज आ जाए, बेसिक पैरामीटर्स जानते पता हो जाए, तो इधर उधर ही करना है अधिकतर। अब देखिए, विज्ञान को तकनीकी में बदलने की प्रक्रिया को इंजीनियरिंग कहा जाता है। विज्ञान को तकनीकी में बदलने की प्रक्रिया को इंजीनियरिंग कहा जाता, अभियांत्रिकी कहा जाता है, इंजीनियरिंग कहा जाता है। विज्ञान को तकनीकी में बदलने की प्रक्रिया को इंजीनियरिंग कहा जाता है। विज्ञान को तकनीकी में बदलने की प्रक्रिया को इंजीनियरिंग कहा जाता है। एक प्रोसेस है जिससे आप विज्ञान को तकनीकी में बदलते, जैसे मंगल तक अभियान भेजने का एक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन आया था कि मंगलयान मिशन का वैज्ञानिक महत्व नहीं रहा है, चंद्रयान 1 का तो वैज्ञानिक महत्व रहा, क्योंकि चंद्रयान ने क्या किया, चंद्रमा पर पानी का पता लगाया। विज्ञान का मतलब होता है कुछ ढूंढना, कुछ पाना, वस्तु का अध्ययन है, बात समझ रहे हैं। लेकिन इंजीनियरिंग का एक प्रक्रिया है कि भाई मंगल तक कैसे अभियान भेजा जाता है, कैसे कोई सिग्नल भेजा जाता, प्राप्त किया जाता है, कैसे कोई मिशन भेजा जाता है, कैसे पहुंचता है, इसके बारे में जानकारी हुई। इसलिए मंगलयान का जानते इंजीनियरिंग महत्व ही रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा था कि मंगलयान मिशन का वैज्ञानिक महत्व नहीं रहा है, बल्कि नहीं रहा है, बल्कि इंजीनियरिंग महत्व रहा है, अभियांत्रिकी महत्व रहा है, बल्कि अभियांत्रिकी महत्व रहा है, चर्चा कीजिए। अब ये पता होना चाहिए कि मंगलयान मिशन कब गया था, क्या मिशन है। अब ऐसे तो कह नहीं सकते कि मंगलयान मिशन शुक्र का मिशन है या बृहस्पति के लिए मिशन है। मंगलयान मिशन मंगल के लिए भारत के द्वारा भेजा गया पहला मिशन, जो इसरो के नेतृत्व में 5 नवंबर 2017 को भेजा गया और 24 सितंबर 2018 को पहुंचा। ये सब बेसिक जानकारी, या कम से कम इतना पता हो कि कब भेजा गया, किस ईयर में, इतना तो एग्जामिनर चाहता है। अब इस क्वेश्चन में जानते हैं, शब्द अगर क्लियर नहीं होगा अभियांत्रिकी तो ये क्वेश्चन नहीं आप सॉल्व कर सकते, चाहे जो क्या पढ़ लेंगे आप। इसमें क्या पढ़ के बता देंगे आप, बताइए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जवाब भी देते हुए चलेंगे आप लोग। इसका मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि पढ़ना है, शब्द, कई बार शब्द क्लियर होने से काम चल जाता है। अब देखिए, इसमें ये शब्द है अभियांत्रिकी महत्व, अब वैज्ञानिक महत्व नहीं, क्योंकि मंगलयान 1 मिशन ने कुछ खोजा नहीं था, बल्कि मंगलयान 1 मिशन भारत का पहला मंगल मिशन जो सफल रहा। पहली बार में ही हम जानते हैं अभियान भेजना, सिग्नल प्राप्त करना, ये सारी चीज सीख गए। पहली बार में ही सिग्नल भेजना, सिग्नल प्राप्त करना, मिशन भेजना, उसके ऑर्बिट में जानते फंक्शन करवाना, ये सारा चीज हम समझ गए। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, ध्यान सुनेंगे। जैसे ये मंगलयान मिशन है।
अब मंगलयान मिशन जानते 5 नवंबर, ये सब पढ़ाएंगे आगे। 2013 को भेजा गया और ये भेजा गया और 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। अब इसने चूंकि मंगलयान मिशन ने कुछ खोजा नहीं, इसलिए वैज्ञानिक महत्व है ही नहीं। भाई चंद्रयान 1 ने तो कुछ खोजा, ऐसे समझिए। जैसे देखिए चंद्रयान, ध्यान सुनेंगे, चंद्रयान 1 जो गया था 22 अक्टूबर 2008, आपको दिखा रहे हैं दोनों, इसका वैज्ञानिक महत्व रहा है। लेकिन इसका देखिए जो मंगलयान, अभी इसमें 2 तो गया नहीं इसलिए मंगलयान ही बोलेंगे। मंगलयान मिशन ये 5 नवंबर 2013। अब देखिए इसका वैज्ञानिक महत्व रहा है, इसका वैज्ञानिक महत्व रहा है, इसका वैज्ञानिक महत्व है क्योंकि इसने चंद्रमा पर पानी की खोज की, चंद्रमा के सतह के बारे में जानकारी दी, चंद्रमा के अंदर क्या मिनरल्स है उसकी जानकारी दी। इसने चंद्रमा पर पानी की खोज की, चंद्रमा के सतह के बारे में जानकारी दिया, चंद्रमा के सतह के बारे में जानकारी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी। मतलब इसने ये सब बहुत सारी चीजें बताई, इसलिए इसका वैज्ञानिक महत्व है। लेकिन मंगलयान 1 ने तो कुछ ऐसा बताया नहीं ना, क्योंकि इस मिशन में ऐसा लक्ष्य ही नहीं था, इस मिशन में कुछ ऐसा लक्ष्य ही नहीं था कि मंगल के बारे में जाना जाए, बल्कि इसका लक्ष्य था कि पहली बार में ही कैसे मिशन को सक्सेस बनाया जाए। इसमें देखिए ये इसका इंजीनियरिंग महत्व रहा है, इसका इंजीनियरिंग महत्व रहा है, इसका इंजीनियरिंग महत्व रहा है। और इंजीनियरिंग महत्व कैसे रहा है? क्योंकि जानते हैं कैसे मंगल तक अभियान भेजा जाए, कैसे पहली बार में सफलतापूर्वक मंगल तक अभियान भेजा जाए, कैसे सिग्नल भेजा जाए, प्राप्त किया जाए, कैसे सिग्नल भेजा जाए, प्राप्त किया जाए, ये सब इसने बताया। इसीलिए इसका इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस। अब सोचिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्द का मतलब होता है 12 लाइन, एक लाइन में 12 शब्द होता है। 30 से 35 वर्ड इंट्रोडक्शन में चला जाता है, 25 से 30 वर्ड कंक्लूजन में चला जाता है, मतलब लगभग 60 वर्ड तो ऐसे निकल जाता है। तो आपको लिखना कितना होता है, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी में लिखना आपको कितना है, 70-80 वर्ड। और ये इतना ही वर्ड जानते हैं, 50 वर्ड हो जाता है। अभी थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो 60 हो गया। कम लिखिए, 10-15 शब्द कम लिखिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन कसा हुआ हो, क्वेश्चन ठोस हो, क्वेश्चन देखिए जानबूझ करके क्वेश्चन को जानबूझ करके क्वेश्चन को खींचना, जानबूझ करके सेंटेंस बढ़ाना, और जानबूझ करके जानते शब्दों के प्रयोग करने से एग्जामिनर सबसे ज्यादा नाराज होता है। 4 लाइन कम लिखिए वो चलता है, लेकिन अनायास एक ही शब्द को, एक ही सेंटेंस को घुमा फिरा के बहुत लंबा करना, इससे पता चलता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से उलझा हुआ है। और जबकि ब्यूरोक्रेट कैसा चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, छोटे सेंटेंस, सरल शब्दों का प्रयोग,
सहज शब्दों का प्रयोग, सहजता में बात कहने की योग्यता, ये ब्यूरोक्रेट की पहचान होती है। अनायास सेंटेंस खींच रहे हैं, अनायास चीजों को बढ़ा रहे हैं, कठिनाई बढ़ा रहे हैं, उलझा रहे हैं, तो पता चलता है व्यक्ति उलझा हुआ है, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट बनने की योग्यता एकदम नहीं। उलझा हुआ आदमी नहीं चाहिए। इस दुनिया में तो हर आदमी उलझा ही हुआ है। जो उलझन को छुड़ा दे, जो उलझन को सुलझा दे, वही प्रशासनिक योग्यता रखता है। बहुत सारी उलझन है समाज में, जाति के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, असमानता के स्तर पर, लिंग के स्तर पर बहुत भेदभाव है। सबको खत्म करना आपको जाकर के। भ्रष्टाचार है, गैर जवाबदेही है, ऑफिस में कॉपरेशन नहीं है, वर्क कल्चर नहीं है, वर्क इथिक्स नहीं है, सब आपको जाके सुलझाना है। एसडीएम बन के, डिप्टी एसपी बन के आप बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, कम से कम लोअर ब्यूरोक्रेसी में बड़े पदों पर आप जा रहे हैं, तो आप स्वयं उलझे होंगे तो सुलझाएंगे कैसे? तो सुलझे हुए दिखना भी चाहिए, सुलझा हुआ स्वरूप भी चाहिए, सहजता सरलता आपकी पहचान होनी चाहिए, और वो आपकी भाषा में, आपके शब्दों में, आपकी राइटिंग में आना चाहिए। अगर आता है तो काफी है। इसीलिए मैं कभी भी नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा लिखिए। आइडियली अगर 300 के आसपास शब्द आप लिखते हैं, एक अच्छा आंसर माना जाएगा। उससे भी कम शब्द लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हां, ठोस आंसर होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखिए ये शब्द समझ लिए, क्या क्या समझ लिए, पहले शब्द चेक कर लेते हैं। ये 3 शब्द हो गया क्या? एक तो साइंस समझ लिया, टेक्नोलॉजी समझ लिया, इंजीनियरिंग समझ लिया, और क्या समझा? अच्छा, और नहीं समझा। अब डिस्कवरी और इनोवेशन समझ लेते हैं। डिस्कवरी खोज और इन्वेंशन आविष्कार। जैसे आग की खोज हुई लेकिन पहिए का आविष्कार हुआ। कोई चीज पहले से है और आपको पता नहीं, आप जान गए, तो उसे डिस्कवरी कहा जाता है। जैसे आग पहले से थी, सिर्फ मनुष्य को नहीं पता था कि आग जलाई कैसे जाए। आग पहले से थी, वायु पहले से था, जल पहले से था। जैसे भारत की खोज हुई है, भारत का आविष्कार नहीं। खोज इसलिए जिसको नहीं पता है, वास्को डी गामा को नहीं पता है, उनको पता चल गया तो उन्होंने कहा भारत की खोज। तुमको नहीं पता था, तुम जान गए, खोज हो गई। खोज का मतलब होता है कि कोई घटना पहले से है और मनुष्य को उसकी जानकारी हो गई, तो ये हो गया खोज। जैसे आग की खोज हो गई, बात समझ रहे हैं? तो कोई घटना पहले से है, अस्तित्व में है, पहले से अस्तित्व में है। कोई घटना या वस्तु, कुछ भी, कोई घटना पहले से अस्तित्व में है और मनुष्य को उसकी जानकारी हो गई, और मनुष्य को उसकी जानकारी हो गई। कोई घटना पहले से अस्तित्व में है और मनुष्य को उसकी जानकारी हो गई, इसी को खोज कहा जाता है, इसी को डिस्कवरी कहा जाता है, इसी को डिस्कवरी कहा जाता है। जैसे आग की खोज, जैसे आग की खोज, आग पहले से थी, मनुष्य को पता चला। जैसे तमाम तत्वों की, जैसे हाइड्रोजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज, है कि नहीं, तत्व के रूप में। जैसे परमाणु की खोज, परमाणु पहले से, परमाणु की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, परमाणु की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। ये सब ऐसा नहीं कि
मनुष्य ने जब पाया तो उसी दौरान ही आया। प्रोटॉन की खोज, ऐसे बहुत सारी चीज, मतलब जो चीज पहले से है उसे जान जाना। कोई घटना पहले से अस्तित्व में है और मनुष्य को उसकी जानकारी हो गई तो इसे खोज कहा जाता है। लेकिन इंटरनेट की खोज नहीं है, इंटरनेट आविष्कार है। इंटरनेट पहले था नहीं। जैसे पहिया है, कैमरा है, मोबाइल है, मोबाइल की खोज नहीं, मोबाइल का आविष्कार। इंटरनेट की खोज नहीं, इंटरनेट का आविष्कार। अब देखिए इन्वेंशन, आविष्कार। आविष्कार का मतलब पहले अस्तित्व में नहीं होना, मानव के द्वारा जिसे अस्तित्व में लाया गया। जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, बल्कि जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, बल्कि जिसे मानव द्वारा अस्तित्व में लाया गया, जिसे मानव द्वारा अस्तित्व में लाया गया, आविष्कार कहलाता है। आविष्कार कहलाता है। जिसे मानव द्वारा अस्तित्व में लाया गया आविष्कार कहलाता है। जैसे मोबाइल का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर, 1973। जैसे इंटरनेट का आविष्कार, अब मोबाइल इंटरनेट के अलावा इस समय एग्जांपल देने की क्या जरूरत है? इंटरनेट का आविष्कार 1973 में विंटन सर्फ के द्वारा, विंटन सर्फ के द्वारा। विंटन सर्फ के द्वारा। विंटन सर्फ के द्वारा। इसको कट कर दीजिए। तो आविष्कार का मतलब बिल्कुल नई चीज होती है। नई चीज को बनाना आविष्कार है। नई चीज बनाना क्या कहलाता है? आविष्कार कहलाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आविष्कारों में क्रांति हुई है। कहा जा सकता है 19वीं और 20वीं शताब्दी खोज की क्रांति थी और 21वीं, या ऐसे पूछा जा सकता है 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी खोज की क्रांति थी और 20वीं 21वीं शताब्दी आविष्कार की क्रांति है। तो अब उस पर क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ये शब्दों से भी हम लोग परिचित हो गए, अर्थात डिस्कवरी और इन्वेंशन भी पता चल गया। अब जानते हैं डिवाइस और मशीन, और फिर नवाचार देख लेते हैं। इंटरनेट 1973 में खोजा गया। भारत में इंटरनेट 95 में आया। ये इंटरनेट की खोज 1973 में विंटन सर्फ द्वारा किया गया। ये भारत में 1995 में आया। तेजस्विन भारत में 1995 में आया। ये भारत में 1995 में आया। बात समझ रहे? भारत में इंटरनेट 1995 में आया। भारत में वेबसाइट की शुरुआत कब हुई? 1995 में वेबसाइट। भारत में ऑनलाइन एक्टिविटीज एक्ट कब आया?
ऑनलाइन एक्ट कब आया? ये 1996 में, सॉरी ये 1996 में वेबसाइट, 1996 में वेबसाइट की शुरुआत, ऑनलाइन एक्ट की शुरुआत, ये सब 96 में। मोबाइल और इंटरनेट भारत में 95 में आया है। ये अलग अलग तथ्य हैं। देखिए, डिवाइस और मशीन, ये युक्ति, जैसे मोबाइल क्या है, मशीन है या डिवाइस है? अब ध्यान सुनेंगे, डिवाइस किसे कहा जाता है? भारतीय परंपरा में जानते हैं 4 शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे, आपने सुना होगा, यंत्र, मंत्र, तंत्र, परितंत्र। यंत्र, डिवाइस, जो वस्तुओं को इनलाइटन कर दे, जो वस्तु को चेतनमय बना दे, जो वस्तुओं को प्रभावी बना दे, उसे यंत्र कहा जाता है। और जो मन को प्रकाशित कर दे, उसे मंत्र कहा जाता है। लोग कहते हैं ना, मंत्र जाप करते रहिए, राम राम करते रहिए, या जो भी आप जानते हैं, जिस धर्म के हैं या जिस, तो मंत्र जाप, परितंत्र, एक दूसरे से जुड़े हुए संबंध को जानिए। पहले कोई कीड़ा मर जाता था, लोग कहते थे कीड़ा मर गया। पहले कोई पेड़ कट जाता था, लोग कहते थे पेड़ कट गया। अब कोई पेड़ कटता है तो लोग कहते पेड़ नहीं कट गया, हम भी कट गए उस हिस्से में, जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। अब कोई कीड़ा मरता है तो लोग कहते कीड़ा नहीं मर गया, हम भी मर गए उस हिस्से में, जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। पूरा तंत्र है, परितंत्र है। तो यंत्र का मतलब जानते हैं, जो वस्तुओं को प्रभावी बना देता है, जो वस्तु को प्रभावी बनाता है, जो वस्तु को प्रभावी बनाता है, सक्रिय बनाता है या सक्रिय बनाता है, उसे डिवाइस कहा जाता है। सक्रिय बनाता है, जैसे जिससे मैं लिख रहा हूं, ये डिजिटल पेन है, ये क्या है? डिवाइस है। आपके पास जो पेन है वो क्या है? डिवाइस है, युक्ति है, लिखने की युक्ति। जो वस्तुओं को सक्रिय बना दे, मतलब वस्तु में सक्रियता आ जाए, विशेष सक्रियता आ जाए, विशेष तरीके का गुण आ जाए, तो डिवाइस हो जाएगी। जिस तरीके का गुण आएगा उस चीज की डिवाइस हो जाएगी। बात समझ रहे? तो पेन भी डिवाइस है। लेकिन जब किसी डिवाइस में ऊर्जा की क्षमता हो, जब किसी डिवाइस में इंजन पाया जाए, मतलब डिवाइस प्लस इंजन, पावर सोर्स, पावर सोर्स, शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, पावर सोर्स। तो युक्ति और प्लस, जैसे मोबाइल क्या है? मोबाइल में तो चूंकि बैटरी है ही है। लैपटॉप क्या है? मशीन हो गई, ये मशीनीकरण हो गए। जब किसी डिवाइस में पावर बैकअप है, पावर पाया जाता है, तो वो मशीन कहलाता है, तो वो मशीन कहलाता है। तो जो वस्तु को प्रभावी बनाता है या सक्रिय बनाता है, जो वस्तु को प्रभावी बनाता है या सक्रिय बनाता है, उसे डिवाइस कहा जाता है। प्रभावी या सक्रिय बनाता है उसे डिवाइस कहा जाता है। और इसी डिवाइस के साथ जानते हैं, शक्ति का स्रोत हो जाए तो मशीन कहलाता है। समझ में आ गया? मशीन में पावर, मशीनीकरण जब हम कहेंगे तो इसका मतलब उसमें पावर सोर्स है। पहला मशीनीकरण स्टीम इंजन से आया था। दूसरा मशीनीकरण जानते बिजली के आविष्कार से हुआ। तीसरा मशीनीकरण सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से आया। अब चौथा जो मशीनीकरण है उसमें जानते हैं सोलर सेल, हाइड्रोजन सेल, फ्यूल सेल, इन सब का प्रभाव है। अब एक शब्द बचा, नवाचार। नवाचार, जिसको इनोवेशन कहा जाता है। नवाचार। अब नवाचार का क्या है? देखिए,
आविष्कारों को नवी, जैसे चप्पल का आविष्कार बहुत पहले हो गया लेकिन नवाचार आज भी हो रहा है। जैसे मोबाइल का आविष्कार कब हुआ लेकिन नवाचार होता जा रहा है। अब 5G मोबाइल आ रहा है, 4G मोबाइल था, 4G सपोर्टेड, अब 5G सपोर्टेड आ गया, तो ये नवाचार है। किसी भी डिवाइस को या मशीन को नवीनीकृत करने की क्षमता है कि नहीं? किसी भी यंत्र को, किसी भी डिवाइस को, किसी भी मशीन को, नवाचार का मतलब नवीनीकृत करने की क्षमता होता, नयापन करने की क्षमता, नवीनीकृत करने की क्षमता, नवीनीकृत करने की क्षमता नवाचार कहलाती है, नवाचार कहलाती है। नवीनीकृत करने की क्षमता, किसी भी चीज को नया करने की क्षमता नवाचार कहलाती है। किसी भी चीज को नया करने की क्षमता नवाचार कहलाती है। तो ये देखिए, इसमें हम लोगों ने सारे शब्दों को समझ लिया, सब चीजों को जान लिया। तो बेसिक जानते हैं, आज हम लोगों को जानकारी हो गई। एक तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कुछ जो बेसिक शब्द हैं, कुछ जो बेसिक कंटेंट हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में परिचित हो गए। उसके बारे में हम लोग इस क्लास के माध्यम से परिचित हो गए, ये भी हम लोगों को आइडिया हो गया। अब 4 बजे अभी जानते हैं कल्चर और हिस्ट्री वाले पार्ट पर क्लास होगी, और आज जो क्लास होगी 4 बजे, आप अभी 4 बजे तो आप लोग पानी और चाय पी लिया करिए, इसलिए 15-20 मिनट का गैप रखेंगे ताकि क्लास के बीच में आप जानते गैप ले सकें और आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो अब जो है ये क्लास का टाइम ओवर हो गया। अभी 4 बजे पुनः क्लास, दूसरी क्लास शुरू होगी, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे 2 क्लास लेके चलेंगे, इसीलिए जानते 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट की एक क्लास रहेगी, दूसरी क्लास भी 1 घंटे 40-45 मिनट की रहेगी क्लास। तो आप अभी पानी और चाय या जो भी पीना चाहते हैं आप पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए। और इसके बाद जो है हम लोग अभी 4 बजे शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट। ये पार्ट जो है प्रशांत सर लेंगे, एकदम टू द पॉइंट, कैसे पढ़ा जाए, सीधे बीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग, ना बात इधर ना बात उधर, एकदम फोकस्ड, एकदम प्लान्ड। तो आप अपनी दूसरी कॉपी तैयार करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग कॉपी बना लीजिए, हिस्ट्री और कल्चर की कॉपी अलग बना लीजिए। अभी पहला ये 2 पार्ट, मतलब फर्स्ट पेपर में 1 पार्ट, सेकंड पेपर में 1 पार्ट, ऐसे लेकर चलेंगे। फिर आईआर, और फिर इधर दूसरा इकोनॉमी या ज्योग्राफी, फिर जानते छोटा सा पार्ट स्टैट का, फिर उसको निकाल देंगे। मतलब बहुत बढ़त लगने लगेगी, इसी महीने में आपको बहुत बढ़त दिखेगी, क्योंकि आपको बहुत सारा पार्ट कवर होने लगेगा। और बहुत ही प्लान्ड हूं मैं। हाँ, आपके जो परिचित हैं, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया और चाहते हैं, उनको भी सूचना दीजिए। स्पेस आईएएस एकेडमी के परिवार को बड़ा करिए, क्योंकि इस कार्यक्रम का लाभ अगर ज़्यादा लोगों को मिलेगा तो जानते हैं हम लोगों का ये मंच जो है और बड़ा होगा, तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों के सेवा का अवसर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो आप लोग भी जानते हैं, अपने परिचितों को भी बताइए, बहुत सारे लोगों को जोड़िए। जब काफ़ी एडमिशन हो गया है, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, लेकिन और लोगों को भी बताएं। और अच्छी चीज़ को कहा जाता है कि अच्छी चीज़ को फैलाना चाहिए। तो आप में से हर व्यक्ति जानते हैं 1-2 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। वो चिंता ना करें, जहां कोई चीज़ कम रहेगी मैं हूं। हर पार्ट में चूंकि मैं झांकता रहूंगा, हर पार्ट में ताक झांक रहेगी हमारी, तो आपको चिंतित नहीं होने की जरूरत, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जानते हैं मैं बहुत पारंगत हूं, पिछले 18 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, और जीएस के सभी पार्ट पे मेरी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, और किसी भी पार्ट को मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ। तो लेकिन अब चूंकि बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए ताक झांक हमारी सब में रहेगी, इसलिए घबराना नहीं है। कहीं कोई चीज़ कमज़ोर होगा तो मैं तो हूँ ही। मतलब यहाँ रिस्क जैसा, अगर आप जुड़ गए स्पेस आईएएस एकेडमी के साथ, उपेंद्र अनमोल के साथ, तो रिस्क जैसा काम तो खत्म कर दीजिए। रिस्क आप कभी नहीं होगी आपके पास। मैथ से लेकर साइंस, और साइंस से लेकर हिस्ट्री, हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, हम लोग सब में अच्छी पकड़ रखते हैं। तो अभी जानते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट पर रहेंगे, पॉलिटी कुछ दिनों के बाद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अभी दोबारा मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद।